Welcome back to my channel, Astrologers. I hope you all are doing good and keeping safe. So today we are here to discuss one of the most requested videos and one of the most requested questions you guys have in your mind, that what should we do while we're waiting for your visa. See, I have done the same thing. I was waiting for my visa for like 2 months and I wish I knew about these things कि यहाँ पे आके मुझे इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. So these are the things that I should learn and these are the things that I should know about more. But don't worry, I am here to tell you guys the things you should need to learn before coming to Canada or while waiting for your visa. Let's talk about the first thing, the first and foremost thing, and that would be the tax system in Canada. बिलीव मी गाइज, अगर आप वहाँ से टेक सिस्टम को थोड़ा सा भी समझ के आते हो तो आपका कनाडा में बहुत टाइम वेस्ट होने से बचने वाला है. लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे आ रहे हो, आप अपने फर्स्ट सैलरी की वेट कर रहे हो. 15 डेज यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर सैलरी. आप इतनी एक्सपेक्ट करके बैठे हो लेकिन उतनी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको टैक्स का कोई नॉलेज ही नहीं है कि कितना टैक्स कट रहा है आपका. सो इट्स बेटर कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई वीकली आपकी सैलरी आ रही है, दैट मीन्स कि आपको मंथ में ट्वाइस सैलरी मिलती है 15 डेज़ के बाद, तो आपका टैक्स कितना कट रहा है. सो जस्ट बी क्लियर अबाउट द बेसिक टैक्स सिस्टम कि यहाँ पे EI कितना होता है, CPP कितना होता है, या फिर कौन से स्लैब्स होते हैं जहाँ पे आपका टैक्स कट सकता है और कौन कौन से प्रपोर्शंस में आपका टैक्स कटता है. आई नो यू गाइज आर बिजी, just take 1 hour or 2 hour out of your busy schedule and do the research properly about the tax system in Canada and I'm sure you will get to know a lot about it. क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हम 20 आवर्स पर वीक काम करेंगे तो हमारा जो 2 वीक्स का चेक बनेगा दैट विल बी अराउंड $550 और $600 मे बी. सो अगर आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मंथ का अराउंड 1200 आना चाहिए. ऐसा आप सोच के चलते हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि टैक्सेस कितने कटने वाले हैं. सो आपको कटा के कितना मिलने वाला है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, सो दैट यू एक्सपेक्ट उसी के हिसाब से कि आपको कितना मिलने वाला है एंड यू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. So the next thing is also about the technical aspect, that would be understanding your credit score. Understanding your credit score is must guys, believe me. अगर आपको यहाँ आने के बाद कोई फ़ोन लेना है, कोई भी गैजेट लेना है, कुछ भी लेना है ऑन इंस्टॉलमेंट्स, इफ़ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, अ फ़ोन, एनीथिंग, यू नीड टू बिल्ड अप योर क्रेडिट स्कोर. क्रेडिट स्कोर के बिना आप कुछ भी नहीं परचेज कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर. एंड आई डोंट थिंक बाइंग ऑन कैश इज़ समथिंग अप्रिशिएबल और एडवाइसेबल हेयर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कैश पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हो तो ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली एवरीबडी डज ऑन इंस्टॉलमेंट्स और उसके लिए आपका एक क्रेडिट स्कोर होना चाहिए. विदाउट दैट क्रेडिट स्कोर आप कुछ नहीं ले सकते हो. सो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट लाइक द डेबिट कार्ड यू गेट अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ, जिसकी लिमिट या तो $500 होती है, $1000 होती है, $1500 होती है, $2000 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक कि आपका बैंक कौन सा है. इट्स लाइक कि बैंक आपको लेट्स सपोज $1000 दे रहा है आपके कार्ड के अंदर, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपके ऊपर है. आप अपने किसी भी ट्रांजेक्शन को कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, तो आपके वो अमाउंट वहाँ से डिडक्ट हो जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ और बिटवीन द मंथ्स यू हैव टू पे योर बिल्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑल्सो. मैंने कई लोग देखे हैं, उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करना है. क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लेते हैं, वो हर जगह गए, ट्रांजेक्शन कर दी, क्रेडिट कार्ड से मनी यूज़ हो गई, उनके बैंक से मनी नहीं गई, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के अंदर से जो मनी उन्होंने यूज़ की है उसको वापस से डालना अपने डेबिट से, वो भूल जाते हैं या उनको नहीं पता होता है. ये गलती सभी लोग करते हैं, मैंने भी की है, बिलीव मी. उसकी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर स्टार्टिंग में आते ही फर्स्ट मंथ में डाउन चला गया था. और एक बार अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन चला गया तो उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल है. इट टुक मी अराउंड 4 months टू बिल्ड दैट क्रेडिट स्कोर आफ्टर दैट. तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये गलती मत करो. स्टार्टिंग में आप जब आओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से अगर कर रहे हो तो यू कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट
एंड विद इन 15 डेज़ आप अपने क्रेडिट कार्ड पे चेक करो कि आपके क्रेडिट कार्ड से कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उसका बिल पे करो, तभी आपका क्रेडिट स्कोर जो बिल रहेगा या अपटाइट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिल पे नहीं करोगे, ओनली यूज़ करोगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन जाने वाला है और फिर आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि ओनली थिंग द बैंक और एनी अदर सिस्टम सीज, अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हो तो वो सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं कि इस बंदे का क्रेडिट स्कोर कितना है। दैट मीन्स उन्हें पता है क्रेडिट स्कोर से कि ये बंदा अगर पैसे लगा रहा है क्रेडिट से तो वो पैसे भर भी रहा है ऑन टाइम। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप पैसे उसमें से लगा रहे हो तो आपको वो पे बैक भी करने हैं ऑन टाइम। दैट बिल्ड्स योर क्रेडिट स्कोर। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कैसे करना है, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए उसके अंदर, या फिर हमने बिल कब पे करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपके पास एक डेट आती है, उस स्पेसिफिक डेट को आपका क्रेडिट स्कोर एवरी मंथ अपडेट होता है। तो उस मंथ की ट्रांजेक्शन्स को लेके वो चेक करते हैं कि आपने कितना यूज़ किया और कितना पे बैक किया है। अगर आप यूज़ करके पे बैक नहीं कर रहे हो तो आपका स्कोर डाउन जाएगा। अगर आप यूज़ करके उसको पे बैक भी कर रहे हो साथ के साथ तो आपका स्कोर ऑब्वियसली अप जाने वाला है। एंड दैट इज़ गुड फॉर योर क्रेडिट स्कोर एंड ऑल्सो फॉर यू गाइज एज वेल। चलो ठीक है, अब टेक्निकल बातें तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर आर्ट एंड स्किल्स। आई नो वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी हॉबीज़ को या फिर अपने आर्ट को या जिस चीज़ में वो अच्छे थे उस चीज़ के ऊपर उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है। क्योंकि बिलीव मी, यहाँ पे गाइस टाइम मिलना, खुद के लिए टाइम निकालना इज़ वेरी हेक्टिक। क्योंकि आपके पास कॉलेजेस भी हैं, अपनी स्टडीज़ भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, everything going on, and you will not get your time for your art and hobbies. So I will suggest you guys कि आप अगर अपने आर्ट या फिर अपनी किसी स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हो तो वो उस चीज़ का टाइम आपके पास वहीं पे है। अगर आपको लगता है कि आप उस स्किल को यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लेट्स सपोज कि किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, देयर आर गुड सिंगर, सो वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आते हैं प्रॉपर हाउ टू इंस्ट्रक्ट अदर पीपल, कैसे वो सिंगिंग करने के साथ साथ सिखा भी सकते हैं किसी को। सो अगर आप पूरी ट्रेनिंग लेके आए हो, यू कैन बिकम अ ट्यूटर हेयर। आप सिंगिंग की ट्यूटर क्लासेस दे सकते हो और बिलीव मी उसके आपको $30 भी मिल सकते हैं पर आवर। येस, पर आवर $30 एज वेल। जबकि बेसिक पे कनाडा की जो है इन द ओंटारियो प्रोविंस इट इज़ 1550 आई गेस। येस, सो उसके लिए अगर आप बेसिक पे सर्वाइव करना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आप अपनी किसी स्किल को अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अपने किसी स्किल को, अपने किसी आर्ट को इस वे में यूज़ कर सकते हो कि आप उससे पैसे कमा पाओ, तो देयर इज़ नथिंग गुड देन दैट। आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप उस चीज़ को करो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो या आप उसमें इतने अच्छे हो कि आप उस स्किल को एज अ करियर यूज़ कर सकते हो, तो बिल्ड दैट स्किल। उस चीज़ पे टाइम लगाओ वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर वीज़ा। उस चीज़ पे इन टाइम इन्वेस्ट करो कि आपकी वो चीज़ और अच्छी हो जाए, ताकि यहाँ आके आप उस चीज़ को यूज़ कर सको किसी न किसी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप स्किल्ड हो किसी भी चीज़ को लेके, इवन इन अ पर्टिकुलर फील्ड यू आर स्किल्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको काफ़ी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स या फिर काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से इलेक्ट्रीशियन, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा भी आइडिया है बेसिक कि आपको कैसे ठीक करना है किसी चीज़ को अगर वो ख़राब हो जाती है, या कैसे किसी चीज़ को फिक्स करना है, या कैसे एक नया कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो अगर आपको उस चीज़ का थोड़ा सा भी आइडिया है और आप थोड़े से उसके अंदर और ट्रेन हो जाते हो, इन्वेस्टिंग योर टाइम वाइल वेटिंग फॉर योर वीज़ा, तो यहाँ आके आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, या फिर एनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट, ड्राइंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स। लेट्स से कि आप 20 आवर्स काम कर रहे हो लेकिन आपकी बेसिक जो पे रेट है वो बेसिक नहीं है, वो ज़्यादा है, 24 है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है जो पे रेट 15.20, 15.25, 15.50 पे काम कर रहा है ओनली फॉर 20 आवर्स, उसके पैसे कम बनेंगे, आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्किल है जिसको आप अपने करियर में, अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हो। स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर आपको ब्यूटिशियन की स्किल्स आती हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आपको थ्रेडिंग करनी आती है, वैक्सिंग करनी आती है, एनीथिंग, प्रोफेशनल मेकअप, एनी हेयर स्टाइल, एनी हेयर स्टाइलिस्ट, कटिंग, बहुत चीज़ें होती हैं ब्यूटिशियन में भी। अगर आपको वो चीज़ें आती हैं
अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो वो आप सीख के आओ। यहाँ पे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बिलीव मी। मैंने लड़कियों को बहुत पैसे खर्चते देखा है इन सलून्स में जाके। दे चार्ज $10 जस्ट फॉर द थ्रेडिंग, जस्ट फॉर द थ्रेडिंग दे चार्ज $10। सो आप सोच सकते हो कि आपको वहाँ पे कितना पे रेट मिलने वाला है अगर वो कस्टमर से इतना चार्ज कर रहे हैं तो। सो अगर आप इस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स लेके आते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इस चीज़ कर सकते हो तो डू दैट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। Now let's move forward to the fourth topic, that is the basic computer skills. अगर आपने कनाडा के स्कूल, यहाँ पे कॉलेजेस या फिर जिस भी सिस्टम में आप आ रहे हो, कॉलेज, स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, किसी भी कोर्स या डिग्री में आप आ रहे हो, अगर आपको उसमें सर्वाइव करना है तो यू नीड द बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अबाउट प्रेजेंटेशंस, एक्सेल शीट्स, पीपीटीज एंड योर फाइल्स, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते देखे मैंने, बहुत कम, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में बहुत कम होते देखे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ऑल्दो कॉलेजेस अब ऑफलाइन हो चुके हैं, लेकिन द एग्ज़ाम आर स्टिल ऑन योर सिस्टम। आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम ऑन दैट ओनली। आपको बेसिक स्किल्स होनी चाहिए कि आपके पीपीटी कैसे बनती है, आपको वर्ड यूज़ करना आना चाहिए, आपको एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, कोई भी शॉर्टकट्स हों जो आपके काम को ईजी बना सकें, आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप आपका टाइम वेस्ट ना करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों में। या अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो तो आपको बेसिक लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, जावा, पीएचपी, कुछ भी, बैकएंड, माई सीक्वल, सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप कोडिंग में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यू विल नॉट गेट टाइम टू लर्न ऑल ऑफ दिस। टीचर्स आर नॉट लाइक इंडिया हेयर, वो स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, they just inform you that these are the things you need to learn and you need to learn that by yourself। कोई आपको स्पून फीड नहीं करने वाला है, कोई बैठ के पढ़ाने नहीं वाला है, किसी के पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, आपको खुद करना है सारा कुछ। सो सेव योर टाइम, अपना ये सब कुछ सीख के आओ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लेके आओ। आफ्टर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स यू शुड हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे क्या है गाइस कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक क्लास के लिए, एक आवर की क्लास के लिए, जस्ट फॉर एन आवर ऑफ क्लास, आपको ड्राइविंग सिखाने के दे चार्ज अप्रॉक्सीमेटली $30 to $40, $30 to $40 पर आवर। एंड आई बिलीव इंडिया में कितने लगते हैं, 1500, 2000, 2500, 5000 मैक्सिमम फॉर होल ड्राइविंग क्लासेस। यहाँ पे एक आवर की ड्राइविंग क्लास के लिए आपको $30 to $40 पे करने पड़ते हैं। सो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो 2-3 क्लासेस में यू विल बी गुड टू गो, 3-4 क्लासेस में यू विल बी गुड टू गो। लेकिन अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आपको स्टार्टिंग से सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उसके लिए आपको ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इट टेक्स अराउंड $500, $600, $700। तो अगर आप क्लासेस में भी उतने ही इन्वेस्ट करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे जाने वाले हैं लाइसेंस के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी भी है यहाँ पे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ कि आप कनाडा के मेंबर हो। अदर देन पासपोर्ट यू शुड हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। सो अगर आप फ्री हो, फॉर बॉयज़ इट्स नॉट लाइक कि उन्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती है, उन्हें तो आती ही आती है, बट गर्ल्स लिसन टू मी, ड्राइविंग करना सीख लो। जिसने भी नहीं सीखा है, मैंने ये गलती की है, मैंने सोचा था मैं यहाँ आके सीखूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, आई वॉज बिजी इन ऑल अदर थिंग्स, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी, मुझे सीखनी चाहिए थी। यहाँ पे आके मुझे पता लग रहा है कि इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी अ लॉट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज होम चोर्स। आपको घर के काम करने आने चाहिए, एंड ऑफ डिस्कशन, आपको घर के काम करने आने चाहिए। आपको खाना बनाना है, अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है, अगर आपको पैसे बचाने हैं, बिलीव मी आपको खाना बनाना आना ही आना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिन में एक बार भी बाहर से खा रहे हो ना, दैट इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड $15 to $20। So every day spending $15 to $20, end of the month you'll end up spending more than $300 only on having this junk food। और अगर आपको घर का खाना बनाना आता है तो आप 150, 100, 120, मेरी जो ग्रॉसरी आती है वो अराउंड $100 to
टू 120 के बीच में आती है, तो 100 to 120 के बीच में मेरी पूरे मंथ की ग्रॉसरी आ जाती है। सो अगर आप इतना खाना अच्छा बनाना जानते हो कि आप बना के खुद खा सकते हो, किसी को अच्छा बना के खिलाना नहीं है, अपने लिए बस अच्छा बनाना जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खा भी लेते हो ना, तो आपकी बॉडी इतनी हेल्दी नहीं रहती। आपको काम करना है, आपको असाइनमेंट्स करनी है, आपको वर्क भी करना है, आप स्टडी वीज़ा पे आए हो, आपको पार्ट टाइम वर्क करना है। यू नीड टू बी हेल्दी, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो यू विल बी गुड टू गो। आपके अंदर थोड़ी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी काम करने के लिए। तो आपको घर का खाना बनाना आना चाहिए। कुछ भी सिखाओ जो आपको अच्छा लगता है, जिस भी कल्चर के आप हो, जिस भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, उस कल्चर का खाना जो आप खाते हो रेगुलरली, वो आपको आना चाहिए। रोटी सब्जी दाल चावल आना चाहिए। क्योंकि बाहर का खाना आप कितने दिन खा लोगे, नहीं खा पाओगे, ज़्यादा नहीं खा पाओगे। मैंने टिफ़िन सिस्टम भी देखा है, यहाँ पे लोग कई टिफ़िन सिस्टम लगाते हैं, लेकिन इट्स नॉट हेल्दी। आपको नहीं पता है कि वो कौन से टाइप का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सब्जियां आपको डेली भेज रहे हैं, कितनी पुरानी वो सब्जियां हैं, वो रोज़ बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सो इट्स नॉट हेल्दी। आप उनका भी खाना नहीं खा पाओगे। इट्स लाइक जस्ट कि आप इंडिया में रह के ढाबे का खाना खा रहे हो, तो कितने दिन खा लोगे ढाबे का खाना, कितने टाइम खा लोगे, नहीं खा पाओगे। एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप थके हुए घर आ रहे हो, आपको काम करना है और भी असाइनमेंट बनानी है, आप ऑलरेडी शिफ्ट से आए हो, आपको घर का खाना चाहिए। और अगर आप बनाना जानते हो तो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। अब अपना खाना बनाओ, आराम से खाओ। ट्रस्ट मी, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फूड इज़ ऑलवेज द कम्फर्ट। इन कैनेडा मेरे को तो जब भी घर की याद आती है, ऑल आई डू इज़ मेरा कंफर्ट फूड बनाती हूँ, आई हैव दैट। क्योंकि इट फील्स लाइक कि आप अपनी रूट से कनेक्टेड हो। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप घर का खाना खा रहे हो जो आपको मम्मा बना के खिलाती थी, तो अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज प्रिपेयर योर रेज्यूमे while you're waiting for your visa, just like any other college resume। अगर आप 12th पास आउट हो तो you can research on Google और any other sites, YouTube। आपको वहाँ पे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि किस तरह का रेज्यूमे आपको कनाडा में चाहिए, या किस तरह का फॉर्मल रेज्यूमे आप बना सकते हो किसी भी पार्ट टाइम जॉब पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप यहाँ आने के बाद रेज्यूमे बनाते हो, 2 दिन आप उसमें वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद अपना रेज्यूमे बांटना शुरू कर रहे हो, जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर रहे हो, 10-12 दिन उसमें जा रहे हैं, तो आपका प्रोसेस डिले हो रहा है। किसी का कुछ नहीं जा रहा है इसमें, आपका जो जॉब का प्रोसेस है वो ही डिले हो रहा है टाइम बाय टाइम। सो अगर आप अपना रेज्यूमे बना के आते हो तो राइट अवे आप अपना जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जॉब हो सकता है जल्दी मिल जाए, विद इन अ वीक यू कैन गेट जॉब। सो आपका टाइम बच जाएगा, आप घर पे बैठे बोर नहीं होगे। बिलीव मी, अब जब आप कनाडा आते हो ना, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आफ्टर ऑल द बैंक एंड डॉक्यूमेंट वर्क, यू नीड टू फाइंड अ जॉब। क्योंकि यहाँ पे सभी जॉब कर रहे हैं। अगर आप घर पे बैठे हो तो यू विल फील लाइक कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सभी जॉब पे जाते हैं। नोबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, नोबडी इज़ देयर टू कंसोल यू कि आप अभी इंडिया से आए हो, अनलेस अंटिल यू हैव अ फैमिली और फ्रेंड्स हेयर हु कैन टेक केयर ऑफ़ यू। बट स्टिल आते ही आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जितना आप टाइम घर पे बैठोगे उतनी ज़्यादा आपको होम सिकनेस होगी। सो माय सजेशन इज़ कि आप आते ही अप्लाई करो, जॉब्स ढूंढो। अभी आप आ गए हो तो आपको यहाँ पे एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। एडजस्ट होने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एडजस्ट होने के लिए आपको बाहर लोगों से मिलना पड़ेगा। सो उसके लिए द बेस्ट वे टू डू इज़ जॉब ढूंढो, जॉब पे जाओ, मेक न्यू फ्रेंड्स, कम्युनिकेट विद देम एंड यू विल बी गुड टू गो। Now the last thing I'm going to talk about is also the technical aspect. Don't get bored guys, it's important. Learn some financial and budgeting skills. आप यहाँ पे आ रहे हो, आपके अकाउंट में 15 डेज़ के बाद पैसे आ रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसको कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, आपको इस चीज़ का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे अपने पैसे बचाने हैं। अगर आपको फ़ीस भरनी है अपने 4th सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की, या लोन पे आए हो आप, कुछ भी आपको करना है, आपको पे बैक करना है अपना जो आप पैसे लगा के आए हो, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल और बजटिंग स्किल्स होनी ही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैसों को मैनेज करना है। मैंने यहाँ आने से पहले एक फाइनेंशियल एंड बजटिंग के ऊपर बुक पढ़ी थी, आई विल रिकमेंड दैट फॉर यू गाइज ऑल्सो, रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी।
ये बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया है। इसमें बिलीव मी, अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो ना, यू विल नो ऑल अबाउट मनी। आपको कैसे मनी को हैंडल करना है, हाउ मनी वर्क्स, दिस बुक एक्सप्लेन्स इट ऑल। अगर आपके पास महीने में $1000 आ रहा है तो आपको मेजर तो रेंट में देना है, फिर ग्रॉसरी में देना है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में देना है या किसी भी अदर एक्सपेंस में देना है। लेकिन जो मनी आपकी बच रही है उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है या फिर कैसे उस मनी को आपको बचा के रखना है, कैसे आपको अपनी बजटिंग को मैनेज करना है, ग्रॉसरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेंट में, इन एवरीथिंग यू कैन यूज़ योर फाइनेंशियल एंड बजटिंग स्किल्स। आपको अगर स्टार्टिंग में सेविंग करनी आ गई तो आप उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखते हो। अगर आप स्टार्टिंग में अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लोगे कि ठीक है, मैंने इतना रेंट दे दिया, इतना ग्रॉसरी दे दिया, इतना ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया, ठीक है, $100-200 बच गया, उसको मैं बाकी के खर्चे के लिए रख लेता हूँ। दैट्स नॉट हाउ यू डू द सेविंग्स, दैट्स नॉट हाउ यू डू द बजटिंग। अगर आपको मैनेज करना है चीज़ों को तो आपको बजटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड टू ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर द वीज़ाज, डोंट वरी गाइज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा, डू नॉट वरी। मेरे को भी आने में टाइम लगा था, 2-3 महीने आई वॉज वेटिंग फॉर माई वीज़ा। So do not worry, IRCC is a bit slow right now. I have researched all about it, but do not worry, everything will be good. You will be getting your visa and you will be here soon. So everything is waiting for you. Every new adventure is waiting for you to get started. आपको बस खुद को प्रिपेयर करके आना है। यू विल डू एवरीथिंग गुड। आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप पढ़ के जाते हो। सो आप किसी नई कंट्री में आ रहे हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ के टैक्स सिस्टम क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे बजट मैनेज करना है। दैट्स ऑल गाइज, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, any doubt, just let me know in the comment section. I'll be happy to answer and I'll be happy to help you guys. As I always say, I think that's all for today. I will meet you guys in the next video. I'll appreciate if you guys take just a moment and subscribe down to my channel, and I will meet you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.